अच्छा, अभी हमने जो स्टार्ट किया है CNN, सबको पता है कि हम एक नई फॉर्म पढ़ रहे हैं न्यूरल नेटवर्क्स की, जिसको हमने कहा था कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। कल इसके बारे में थोड़ा सा हमने देखा था कि कॉन्वोल्यूशन बेसिकली क्या चीज़ है और हम किस तरह से एक इमेज में से सारे उसके फीचर्स बाहर निकालते हैं, ये चीज़ हमने देखी है। आज दोबारा से थोड़ा सा स्टार्ट लेते हैं वहीं से ही, ताकि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें शामिल हैं और कल वाली कुछ चंद एक चीज़ें रिपीट भी हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास एक टर्म है CNN, यानी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, यानी हमने कल दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक कर्नल पढ़ा है, एक पूलिंग पढ़ा, हमने स्ट्राइड, ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी कल। और बेसिकली इन सब को ना इस CNN के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक ये डायग्राम है बड़ी सी, इस डायग्राम को फिलहाल भूल जाओ, ये एंड पे हम देखेंगे कि बेसिकली CNN की जो डायग्राम होती है ना नेट पे, जितनी अगर आप गूगल पे जाके लिखते हो CNN या कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, तो इस तरह की डायग्राम्स आपके सामने आ जाएंगी। तो इस डायग्राम को पढ़ते कैसे हैं, इसको रीड कैसे करते हैं, इसके जो अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखी होती हैं, इसका क्या मतलब है, तो इसको हम देखेंगे एंड पे, जब लेक्चर हमारा एंड हो जाएगा। उससे पहले हम बात करते हैं CNN के बिल्डिंग ब्लॉक्स पे। ठीक है। तो अगर बात की जाए कि CNN के बिल्डिंग ब्लॉक्स कितने, तो टोटल हमारे पास CNN के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो 7 हैं। ठीक है। पहला हमारे पास कर्नल, जिसको हम फिल्टर भी कहते हैं, कल हमने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में देखा था। स्ट्राइड, पैडिंग हो गई, पुलिंग, हमने पुलिंग का वाले से भी कल देखा था, फ्लैटनिंग, ड्रॉप आउट और आखिरी में ऑगमेंटेशन। ये सारे काम जो है ना, हम जब अपना मॉडल तैयार करते हैं CNN का, उसमें सारे यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आज इसको उनको यूज़ भी करेंगे प्रॉपर हम। अच्छा, पहला है कर्नल। कर्नल हमने कल डिटेल में देखा था, कर्नल क्या होता है। कर्नल एक तरह का फिल्टर होता है। ठीक है, या उसको आप एक तरह का मैट्रिक्स भी कहते हो, जो कि क्या करता है, आपकी ओरिजिनल इमेज में से इमेज के जो फीचर्स होते हैं उनको बाहर निकाल लेता है। कल हमने कैट की मिसाल देखी थी, जैसे कैट की जो आईज होती है, उसके जो ईयर्स होते हैं, या जो भी उसका जो है लेग्स हैं, फीट्स हैं, तो वो पिक्चर में से बाहर निकालना जो किसका काम है, कर्नल का काम है। यानी कर्नल एक तरह का क्या है, फिल्टर है, जो कि उसके फीचर को फिल्टर आउट कर देता है। ठीक है। तो कर्नल क्या है, एक मैट्रिक्स से फीचर एक्सट्रैक्टर कहा जाता है इसको, यानी फीचर को निकालने वाला, फीचर डिटेक्टर, यानी फीचर को डिटेक्ट करने वाला। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे दोबारा एक थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि आज जो है स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो देखो, हमारे पास लेट से एक इमेज है जिसका साइज है 5x5। पहली चीज़ तो क्लियर है कि 5 बाई साइज है 5, और इसके पीछे मैट्रिक्स भी जो होगा वो 5 रोज का होगा और 5 कॉलम्स का होगा। ठीक है। और हर जो एक मैट्रिक्स में एक नंबर जो होगा ना, वो नंबर किसी पिक्सल के कलर कोड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब कलर कोड कोई सा भी हो सकता है, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, येलो, तो हर कलर का एक कोड होता है और वो कोड यहाँ पे रिटर्न होता है। उस इमेज के बैक पे क्या होता है, एक अरे होती है, और हर अरे में जो एक नंबर होता है, वो अरे उस अरे का कलर कोड होता है। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इनपुट के तौर पे एक 5x5 की इमेज है, हमने उसको अरे में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास ये अरे आई बेसिकली। ठीक है। लेट्स से इमेजिन कर लो, अब क्या करना है, इस अरे में से हमने इस ऑपरेशन को अप्लाई करना है, कर्नल ऑपरेशन को। तो हमारे पास एक कर्नल है। ठीक है। तो उस कर्नल को क्या करेंगे, हम इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आसान से अल्फाज में उसका डॉट मैट्रिक्स ले लेंगे। ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स कैसे लिया जाता है, आपके पास जो कर्नल है उसका साइज क्या है, 3x3। तो हम क्या करेंगे, 3x3 के हिसाब से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, 3x3 पहले ये वाला होगा, इस पूरे से मल्टीप्लाई किया जाएगा। कैसे किया जाएगा कि इसका पहला नंबर इसके दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, और 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और आखिर में 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारे पास ये एक सारी वैल्यू आती है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आंसर 12 आया है। और डिवाइड करने के बाद, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं, इसकी एवरेज ले लेते हैं, और हमारे पास ये पहली वैल्यू हमारे सामने आ जाती है। ठीक है। ये पहली वैल्यू आई है अभी जस्ट, खाली 12। अब आगे कैसे आएंगी वैल्यू, यहाँ पे स्ट्राइड गिवन होती है, यानी हमने चलना कितना है। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट स्ट्राइड 1 की होती है। ठीक है, कि हमने एक स्टेप आगे चलना है। स्ट्राइड मतलब स्टेप, मूविंग स्टेप। तो एक स्टेप आगे चलोगे तो एक अरे छोड़ दो, मतलब एक रो जो कॉलम है वो छोड़ दो और आगे चलो। अब ये आपके पास ये वाला जो 3x3 का मैट्रिक्स है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे अगेन इस तरह से, तो आपके पास अगली वैल्यू आ जाएगी। फिर दोबारा आपने एक स्टेप आगे चलना है। ठीक है। इस टाइम पे आपके पास ये वाला मैट्रिक्स बनेगा 3x3 का, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास अगली वैल्यू आ जाएगी।
अब आगे मैट्रिक्स खत्म हो चुका है, अब आपने डाउनवर्ड चलना है। तो डाउनवर्ड में आपके पास ये वाला मैट्रिक्स है, ठीक है, और इस पूरे मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और इसी तरह अप टू सो ऑन कि आगे आपने चलना है और पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास फाइनल आउटपुट आ जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा? फाइनल आउटपुट एक फीचर मैप कहलाएगा, ठीक है, कि हमने मेन इमेज को किसी कर्नल ऑपरेशन से पास किया है और जो फाइनल आउटपुट आई है वो हमारे पास एक फीचर मैप कहलाता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो भी मैंने सिखा दिया आपको। अच्छा, अब इसका एक फार्मूला भी है, ठीक है। फार्मूला बेसिकली है कि आउटपुट ऑफ कर्नल इज इक्वल टू आई माइनस के प्लस 1, ये फार्मूला है। इससे क्या निकल जाएगा कि बेसिकली जो आपके आउटपुट कर्नल का साइज होगा ना, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो निकालने से पहले ही, देखो निकालने से पहले ही हमें आउटपुट कर्नल का जो साइज है, साइज से क्या मुराद है, कितनी रोज है कितने कॉलम्स हैं, वो हम पहले ही निकाल सकते हैं इस फार्मूले के जरिए कि अभी हमने ये काम नहीं किया। हमारे पास क्या गिवन है? आई गिवन है। आई क्या है? इनपुट इमेज। इनपुट इमेज का साइज क्या था? 5x5। तो मैं जर्नल उसको क्या ले लूंगा? एक सिंगल वैल्यू ले लूंगा 5। आगे क्या है? के। कर्नल का साइज क्या है? 3x3। 3x3 की जनरल वैल्यू 3 मैंने ले ली यहाँ पे, और प्लस 1 फार्मूले का। 5 - 3 2 हो गया, 2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो मुझे समझ आ गई, ये काम करने से पहले जो मेरे पास आउटपुट आएगी ना, यानी आसान से अल्फाज में मेरे पास जो फीचर मैप आएगा उसका साइज क्या होगा? 3x3 होगा, ठीक है। तो ये इस फार्मूले से चेक किया जा सकता है। समझ आई ये चीज? आगे चलते हैं। अगली चीज है स्ट्राइड। स्ट्राइड की एक डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो मूवमेंट अक्रॉस इमेज। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे मूव करते रहे ना, कि हमने 1 की अगर स्ट्राइड थी, लेट से हमने कह दिया कि 1 स्ट्राइड यानी एक स्टेप मूव करना है, एक स्टेप मूव किया, फिर आगे मूव किया, फिर डाउनवर्ड मूव किया। तो बेसिकली स्ट्राइड क्या है? मूवमेंट अक्रॉस इमेज। इस चीज को भी चेक किया जा सकता है एक फार्मूले से। आउटपुट ऑफ स्ट्राइड क्या होगी? आई माइनस के डिवाइडेड बाय एस प्लस 1। आई क्या है आपके पास? इनपुट इमेज का साइज 5 है हमारे पास। के क्या है हमारे पास? कर्नल का साइज। स्ट्राइड क्या है? 2 की स्ट्राइड है, लेट से। तो हम क्या कर सकते हैं? प्लस 1 करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास अगर 2 की स्ट्राइड हो तो आउटपुट क्या आएगी आपके पास? 2/2। अगर 1 हो तो फिर अगेन उस हिसाब से होगा वो, ठीक है। ये चीज समझ आई है कि स्ट्राइड क्या है और इसका एक फार्मूला होता है। अच्छा, अगली चीज है पैडिंग। ये नई चीज आई है हमारे पास, कल हमने इस चीज को नहीं देखा था। पैडिंग क्या होती है? समटाइम्स क्या होता है कि कुछ फोटोज ऐसी होती हैं जो कि गलत एंगल पे ली गई हैं, या लेट से कि मैं उस फोटो में बिल्कुल सेंटर में नहीं हूँ, ठीक है, मैं उस फोटो में बिल्कुल सेंटर में नहीं हूं, मैं बिल्कुल एक किनारे पे खड़ा हूं और फोटो सारी आगे खाली है और बिल्कुल मेरा एज भी जो है वो डिटेक्ट सही से नहीं हो रहा। तो मैं क्या करता हूं, उस फोटो की पैडिंग करूंगा पहले, ठीक है, और पैडिंग करने के बाद फिर उसका कर्नल लगाऊंगा। पैडिंग हमेशा कर्नल ऑपरेशन से पहले होती है, अगर तो करनी है आपने, और वो ऐसी इमेजेस पे की जाती है कि लेट से कोई इमेज सही से नहीं ली गई, ठीक है, उसमें मैं बिल्कुल सेंटर में नहीं खड़ा हुआ, या आसपास जो है वो बिल्कुल बॉर्डर नहीं है आपके पास किसी पिक्चर में, तो किसी भी चीज में बॉर्डर इफेक्ट प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं? उस इमेज की पैडिंग करते हैं। आसान से अल्फाज में दराज सब यूज करते हो, ठीक है, वहां से कोई ऑर्डर आता है आपके पास, तो वो ऑर्डर एक बबल रैप में लिपटा होता है, ठीक है, ताकि कोई डैमेज उसको ना हो या कोई नुकसान ना पहुंचे, अगर गिर भी जाए तो कोई मसला ना हो। तो वो बेसिकली बबल रैप जो है वो क्या है? वो एक तरह से उस प्रोडक्ट की पैडिंग है, ठीक है। तो सिमिलर केस में हमारे पास एक इमेज है, लेट से मेरे पास ये 3x3 की इमेज है, और इसमें जो अजहर खड़ा है ना वो बिल्कुल यहाँ कोने में खड़ा हुआ है। ये अजहर बना दिया मैंने और ये बिल्कुल कोने में खड़ा हुआ है। अब इसमें हो सकता है कि फीचर डिटेक्ट करने में थोड़ा सा उसको मसला हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसकी कर देंगे थोड़ी सी पैडिंग। पैडिंग क्या होता है कि चारों बॉर्डर पे एक्स्ट्रा पिक्सेल्स को ऐड करना, ठीक है। वो पिक्सेल्स ब्लैक भी होंगे ऑब्वियसली या वाइट होंगे, तो हम क्या करेंगे? उस पिक्चर की एक्स्ट्रा पैडिंग कर देंगे, यानी उसके आसपास हम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा पिक्सेल्स को ऐड कर देंगे, यानी बॉर्डर बढ़ा देंगे, सिंपल आसान से अल्फाज में। तो होगा क्या? तो ये अजहर है थोड़ा सा सेंटर में आ जाएगा। अब इस पे कर्नल ऑपरेशन करेंगे तो फीचर डिटेक्ट में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जो हमारी ऑप्टिमम वैल्यू आती है वो ऑप्टिमम वैल्यू ज्यादा आसानी से आ सकती है। समझ आई कि पैडिंग क्या होती है, क्यों करते हैं, वजह क्या है, और पैडिंग हमेशा कर्नल से पहले होगी ऑब्वियसली, क्योंकि बाद में हमने फीचर डिटेक्ट करना है। तो ये समझ आया प्रॉब्लम। इसका भी एक फार्मूला है, क्या है? आई माइनस के प्लस 2p डिवाइडेड बाय एस। आई क्या है? इनपुट इमेज। के क्या है? आपका कर्नल।
टू क्या है फॉर्मूले का, पी क्या है आपके पास, पैडिंग। पैडिंग कितनी करनी है, 1 टाइम्स करनी है। यानी 1 टाइम्स का मतलब क्या होगा कि एक बॉर्डर यहाँ पे आएगा, एक बॉर्डर यहाँ आएगा, यानी चारों कोनों पे एक एक बॉर्डर ऐड हो जाएगा, यानी एक एक पिक्सल ऐड हो जाएगा आसान से अल्फाज में। ठीक हो गया। अगर मैं इसको 2 कर दूंगा तो ये डबल हो जाएगा और ज्यादा। लेकिन एक बात ख्याल रखो, पैडिंग करने से पिक्चर का साइज बढ़ रहा है। 28 बाय 28 की इमेज में अगर आप 1 की पैडिंग करते हो तो क्या होगा, एक पिक्सल यहां से बढ़ा, एक पिक्सल से यहां से बढ़ा, तो इसकी विड्थ कितनी हुई, पहले तो 30 हो गई। एक पिक्सल इधर से बढ़ा, एक पिक्सल यहां से बढ़ा, 29 जमा 1 2 जमा हो गए ना, यहां से बढ़ रहा है, यहां से बढ़ रहा है, टोटल क्या हो गया 30। और ऊपर नीचे भी बढ़ रहा है, तो 30 बाय 30 उसका साइज हो रहा है एक पैडिंग करने से। तो पैडिंग करने से इमेज का साइज 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो दोनों बॉर्डर पे पैडिंग हो रही है, लेफ्ट पे भी अप एंड डाउन भी। ठीक हो गया। अच्छा, अब फार्मूला है, फार्मूला लगाओ और आप पैडिंग की आउटपुट चेक कर सकते हो। इस केस में हमारे पास 5 आई है कि 3 बाय 3 कर्नल की हमने पैडिंग की, तो कितने का बन गया, वो 5 बाय 5 का बन गया। 2 टाइम्स जो है ना वो उसमें ऊपर और डाउन पे और लेफ्ट एजिस पे वो पैडिंग हो गई। समझ आया पैडिंग क्या होता है, आज करेंगे भी इसको हम। अच्छा, पूलिंग का सबको पता है, पूलिंग का मैंने कल भी आइडिया दिया था। पूलिंग बेसिकली जो हमारे सैंपल्स होते हैं उनको स्केल डाउन करने के लिए यूज़ होता है। जो हमारी पिक्चर्स होती हैं, अगर थोड़ी सी उनकी आपके पास रेजोल्यूशन ज़्यादा है तो उसको स्केल डाउन करने के लिए यूज़ होता है। और पूलिंग के 2 ही ऑपरेशन होते हैं हमारे पास, एक होता है मैक्स पूलिंग, एक होता है एवरेज पूलिंग। मिनिमम पूलिंग भी होती है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते। ठीक है। और प्रेफर्ड कौन सी है, मैक्स पूलिंग। ठीक है। पूलिंग होती क्या है कि आपके पास ये इनपुट साइज है इमेज का, लेट से ये 5 बाय 5 का है। ठीक है। तो इसकी पूलिंग क्या होगी, पूलिंग इसकी जो है, हम बेसिकली हमारे पास कोई फिल्टर गिवन होगा और हमारे पास स्ट्राइड की वैल्यू गिवन होगी, हम क्या कर सकते हैं, उसकी पूलिंग कर सकते हैं। लेट से मेरे पास फिल्टर 2 बाय 2 का है, तो 2 बाय 2 का फिल्टर बना लिया मैंने। पहला क्या होगा, यानी इन चारों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको बाहर निकाल के मैंने यहाँ रख दिया। अब स्ट्राइड 2 की है तो मैं 2 स्टेप आगे चला जाऊंगा, ये वाला। तो इसमें चारों में सबसे बिग वैल्यू कौन सी, ऑब्वियसली 7 की है। इसमें आपके पास बिग वैल्यू जो है वो 8 की है, और इसमें आपके पास बिग वैल्यू कौन सी है, 6 की है। तो ये ओवरऑल इमेज की क्या हो गई, मैक्स पुलिंग हो गई। इसी तरह इसकी एवरेज पुलिंग भी होती है। ये एवरेज पुलिंग है। क्या करेंगे, चारों जो आपके पास 2 2 9 4, इन चारों का एवरेज लेंगे, डिवाइड कर देंगे 4 पे, तो आपके पास जो आंसर आएगा उस बॉक्स का, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी, एवरेज पुलिंग हो जाएगी। समझ आया यहाँ तक। ये हमने लास्ट टाइम कल भी देखा था और इसमें डिटेल बात की थी कि एवरेज पुलिंग हम क्यों करते हैं। ठीक है। और फ्लैटनिंग का भी सबको पता ही है ऑलरेडी कि फ्लैटनिंग बेसिकली एक 2D इमेज को 1D अरे में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमने न्यूरल नेटवर्क की इनपुट को देना होता है। ठीक है। लेट से हमारे पास ये एक 2D अरे है, इसको फ्लैटन कैसे करेंगे, इस तरह से फ्लैटन कर देंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है फ्लैटनिंग का, क्योंकि अब हमने न्यूरल नेटवर्किंग स्टार्ट करनी है। और फ्लैटनिंग जस्ट आपकी NN की क्लासिफिकेशन से पहले होती है। ठीक है। ये स्टेप ख्याल रखना है, बाज़ दफ़ा ये MCQs में इस तरह के सवाल आ जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया कि पैडिंग ऑब्वियसली कर्नल से पहले होगी, फ्लैटनिंग जो है वो न्यूरल नेटवर्क की क्लासिफिकेशन से पहले होगी। अच्छा, एक और चीज़ होती है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट क्या होता है, बाज़ दफ़ा ना हमारे पास कुछ अननेसेसरी पिक्सल्स भी आ जाते हैं, हालांकि हम पैडिंग भी कर रहे हैं, हम जो है कूलिंग भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास कुछ अननेसेसरी पिक्सल्स आ जाते हैं जो कि मॉडल की जो ट्रेनिंग है उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो उस केस में जो वो अननेसेसरी पिक्सल्स हैं उनको ड्रॉप आउट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मिसाल के तौर पे ये जो हमारा अब्दुल्ला है, ये नहीं पढ़ रहा क्लास में, तंग कर रहा है, खुद भी नहीं पढ़ रहा, दूसरों को भी तंग कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लास से ड्रॉप आउट कर देंगे ताकि बाकी माहौल, क्लास का माहौल ख़राब ना हो। ये जैसे मैंने एग्जांपल दी है, ऐसा है नहीं वो, लेकिन तो यही कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रेनिंग के दौरान कुछ पिक्सल्स ऐसे होते हैं जो कि वो बॉर्डर को ओवरफिट कर रहे होते हैं। ठीक है। ओवरफिटिंग का हमने डिटेल कॉन्सेप्ट हमने मशीन लर्निंग में देखा था, ओवरफिटिंग क्या होती है। तो सेम कॉन्सेप्ट ये है, ये एक रेगुलराइजेशन मेथड है इन CNN। इट प्रिवेंट NN फ्रॉम ओवरफिटिंग, यानी सिंपल न्यूरल नेटवर्क को ओवरफिट करने से रोकता नहीं है कि CNN को भी रोकेगा। यानी अगर हम CNN की लेयर के बाद एक ड्रॉप आउट लेयर बना देंगे तो वहां पे भी कुछ पिक्सल ड्रॉप आउट हो सकते हैं। अगर हम यही लेयर न्यूरल नेटवर्क के बीच में बनाएं तो यहाँ पर भी हमारे पास जो अननेसेसरी न्यूरॉन है जो तंग कर रहे हैं बीच में, उनको भी ड्रॉप आउट किया जा सकता है। जैसे मैंने छोटी सी मिसाल दी आपको, ये हमारी इनपुट लेयर है, ये हिडन लेयर है। अब हिडन लेयर में ये जो बीच वाला न्यूरॉन है ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। और ये चेक करना न्यूरल नेटवर्क का अपना काम है। ठीक है। हमने ये बताना नहीं कि ये तीसरा न्यूरॉन जो है ड्रॉप कर दे। वो क्या करता है, रैंडमली खुद चेक करता है और कर्नल और फीचर के हिसाब से चेक करता है कि बेसिकली ये जो चीज़ है न्यूरॉन की, ये ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी है, तो वो उसको
जो है वो ड्रॉप कर देता है। अब बाज़ दफ़ा ड्रॉपिंग जो है ना हमें नुकसानदा भी हो सकती है, तो ड्रॉपिंग बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी, एक रेट देना होता है हमने कि इतने % ड्रॉप कर दे, ठीक है, यानी इस लेयर के बाद ड्रॉप आउट की परसेंटेज इतनी रखे और कुछ न्यूरॉन्स ड्रॉप कर दे जो न्यूरल नेटवर्क समझता है कि ये ड्रॉप होने चाहिए। तो ये जो परसेंटेज होती है बहुत हाई भी नहीं रख सकते हम, नहीं तो हमारा जो मॉडल है वो ज़्यादा ही जो है वो लो ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। समझ आया ये ड्रॉप आउट क्या होता है? हाँ जी, हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखो ड्रॉप आउट जो है ना, जो एक आइडियल सिचुएशन है, आइडियल सिचुएशन में कभी भी स्टार्टिंग में ड्रॉप आउट नहीं करते हैं। जब आपने कोई इनपुट लेयर के बाद आप फौरन ड्रॉप आउट नहीं करो तो वो बिल्कुल एक अजीब सी बात होगी, शुरू में ही कुछ इंपॉर्टेंट सैंपल्स वो ड्रॉप आउट कर देगा। और कभी भी आखिरी जो लेयर होती है ना, इन आउटपुट लेयर, उसके बाद ड्रॉप आउट नहीं करना। हमेशा अगर न्यूरल नेटवर्क की बात की जाए तो ड्रॉप आउट हमेशा हिडन लेयर में किया जाता है, ठीक है। और अगर हम CNN की बात करें तो CNN में भी जो कॉन्वोल्यूशन की पहली लेयर होती है ना, उसके बाद ड्रॉप आउट नहीं करना आपने, हमेशा दूसरी लेयर के बाद ड्रॉप आउट स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये एक जरा ऑप्टिमम एक सिचुएशन होती है। हाँ कोई ऐसा मसला नहीं है, आउटपुट लेयर से पहले अगर आती है तो सही, मॉडल आपको लग रहा है एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही, तो देखो कितने पैरामीटर्स हो गए हैं अभी तक। हम एक एक्यूरेसी को लेके आने के लिए हमने कितने पैरामीटर पढ़ लिए हैं कि हम CNN लगा सकते हैं, CNN में कर्नल लगा सकते हैं, पूलिंग कर सकते हैं, ड्रॉप आउट कर सकते हैं, अभी एक और पढ़ना है ऑगमेंटेशन, वो कर सकते हैं। और इसके अलावा जब हम बैच साइज दे सकते हैं, एपॉच दे सकते हैं, वैलिडेशन सेट दे सकते हैं, और इसके अलावा जो पिक्चर्स है उनको शफल कर सकते हैं, कितना कुछ पढ़ लिया है। टारगेट एक ही है, एक्यूरेसी आनी चाहिए बस। अच्छा अगला है, लास्ट है ऑगमेंटेशन। ये हर दफ़ा यूज़ नहीं होता, समटाइम्स यूज़ होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि समटाइम्स हमारे पास, हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, एपोचेस चलाते हैं, एक्यूरेसी आ गई 90%, ठीक है, लेकिन हमने मॉडल को एवेल्यूएट किया है, वहाँ पे आ रही है 80%, ठीक है। यानी जो मॉडल की जो एक वैलिडेशन एक्यूरेसी होती है, उसको जब हम चेक कर रहे होते हैं ना कि प्रेडिक्शन किस तरह की होगी, तो वहाँ पे एक्यूरेसी कम आ रही होती है। तो उस एक्यूरेसी को भी, यानी अगर मशीन लर्निंग की बात करें तो वो जो R² वैल्यू है वो जो होती है समटाइम कम आ रही होती है, तो उसको सेट करने के लिए डाटा ऑगमेंटेशन की जाती है। डेफिनेशन लिखी हुई कि यूज टू इंक्रीज एवेल्युएशन यानी वैलिडेशन जो एक्यूरेसी है, यूजेस डाटा ऑगमेंटेशन टेक्निक। कौन सी होती हैं? इमेज को फ्लिप करना, उसको रोटेट करना, उसको जूम करना। एक हमने पढ़ी है यहाँ पे कि इमेज में अगर ये अजर बिल्कुल कोने में खड़ा हुआ है तो इसको सेंटर में करने के लिए क्या कर देंगे? पैडिंग कर देंगे। लेकिन बाज दफ़ा किसी ने पिक्चर ही ऐसे ले ली है, ठीक है, एक फ्लावर है, फ्लावर की पिक्चर ऐसे लोगे आप तो वो स्ट्रेट आ रही है, वो समझ जाएगा ये इसकी जो है वो फूल है, ये इसके पत्ते हैं और ये इसका जो है वो जो भी होता है उसके कांटे वगैरह, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने फ्लावर की पिक्चर ऐसे ले ली है, ठीक है, तो अब क्या होगा? फीचर डिटेक्ट करने में CNN को मुश्किल होगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे? ऑगमेंटेशन करेंगे, थोड़ा सा फ्लिप करेंगे इमेज को किसी रेशो के तहत, रोटेट करेंगे किसी एंगल के तहत, और जूम करेंगे। यानी फर्ज करो किसी ने पिक्चर बहुत पीछे से ले ली है, वो जूम हो गया या बहुत ज़्यादा जूम आउट हो गया है, बहुत करीब से ले लिए कि उसका सिर्फ नाक ही नज़र आ रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो जूम आउट और जूम इन करने के लिए थोड़ा सा पिक्चर को जूमिंग इफेक्ट दिया जाता है। तो ये बेसिकली क्या होता है? ताकि वो फीचर निकाल सके पिक्चर में से। तो ये चीज़ होती है ऑगमेंटेशन, ठीक है। ये भी हम कर सकते हैं अगर नेसेसरी हो तो, ठीक है। आपको लगता है कि डाटा सेट कुछ प्रॉब्लम ऐसा है आपके पास उसके अंदर कि पिक्चर जो है वो ज़्यादा जो है रोटेट हुई हुई है, सीधी नहीं है, या बहुत ज़्यादा जूम आउट किया हुआ है उसने, या जूम इन किया हुआ है, या रोटेट सही नहीं है, फ्लिप हुई हुई है, ठीक है ना। अक्सर हम जब सेल्फी ले रहे होते हैं तो एक सेटिंग होती है, हमारी सेल्फी ना उल्टी आ रही होती है अक्सर, तो हम क्या करते हैं? फ्लिप कर देते हैं उसको जाके, ताकि हमारी पिक्चर हमें जो है ना एक्यूरेट दिखाई दे। ये तो कॉमन होता है हमारे सेल्फी कैमरा में, ठीक है। देखो मैंने ना शुरू में एक चीज़ बताई थी कि एक्यूरेसी सही आती है इस केस में अगर हम ये ऑगमेंटेशन ना भी करें, लेकिन जो एवेल्यूएशन एक्यूरेसी होती है ना वो सही नहीं आ रही होती बाज़ दफ़ा, ठीक है। हम देखो हमने कितनी दफ़ा हमने क्या किया, इस लास्ट टाइम जो फैशन एमनेस वाला डाटा सेट है उसमें हमने कितनी पिक्चर्स दी हैं, उसने गलत प्रेडिक्ट की है, ठीक है। अब वो डाटा सेट ठीक है 1990s का बना हुआ है, ये जो आज पढ़ रहे हैं ये भी काफ़ी पुराना डाटा सेट है, तो उसमें आप कर सकते हो। मैंने आपको यूज़ केस दिया कि नॉर्मली जो फ्लावर्स होते हैं ना
उसके केस में जो है ना वो फ्लिपिंग और रोटेटिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। और नॉर्मली ये होता है कि अगर आपके पास कैट है या डॉग है तो उसके केस में वो फीचर डिटेक्ट कर लेता है अगर आप ये ना भी यूज़ करो तो, ठीक है। लेकिन आप कर सकते हो कि आपको बहुत ही एक्यूरेट मॉडल चाहिए। मिसाल के तौर पर मेडिकल की बात करें, हम मेडिकल में जो कैंसर डिटेक्शन होती है ना, आप जाते हो अपना कोई टेस्ट करवाने के लिए या एक्सरे करवाने के लिए, एमआरआई, ये सारी क्या है, पिक्चर्स ही है ना आपके पास जो एक रिपोर्ट आती है, ठीक है। अब तो पुराना दौर तो नहीं है, अब तो इमेजिंग का दौर है। पहले क्या होता था, आपके पास उसकी वैल्यूज आती थी, जिसमें हमने मशीन लर्निंग में सारा काम किया। हमारे पास क्या होता था, कैंसर की वैल्यूज थी कि आपका जो लंप है उसका डायमीटर इतना है, उसका रेडियस इतना है, और हमने वो सिस्टम को दिया, हमारे पास आउटपुट आ गया। लेकिन अब एडवांस दौर आ गया है, उसमें क्या होता है, आपके पास इमेज स्कैनिंग होती है। इमेज स्कैनिंग कौन कौन सी हो रही है, एक्सरे हो रही है, एमआरआई हो रही है, सिटी स्कैन हो रही है, या अल्ट्रासाउंड। रिजल्ट कैसे आता है आपके पास, रिपोर्ट कैसे आती है, एक पिक्चर की फॉर्म में। उस पिक्चर को जब सिस्टम को देना है आपने, तो वहां पे इस चीज का काफी ख्याल रखना है कि किसी की बंदे की गलत प्रिडिक्शन ना हो जाए, ठीक है। और आजकल ये यूज हो भी रही है काफी जगह। और अभी रिसेंटली आपका जो पेशावर का एक मेडिकल कॉलेज है, वहां पे इसकी पोस्ट भी आई हुई है कि उन्होंने कोई मॉडल तैयार करवाना है ताकि वो प्रिडिक्शन कर सकें जो सिस्टम के हवाले से ना, और वो मांग रहे हैं कि CNN जो है ना वो रिक्वायर्ड है उनको। इंटर्नशिप शायद निकाली है उन्होंने, देख लेना, मैं वैसे शेयर भी कर दूंगा आप लोगों से, ठीक है। तो ये बेसिकली होती है ऑगमेंटेशन, समझ आया सबको। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन उससे पहले इस डायग्राम को तो छोड़ दिया हमने, इसको देख लेते हैं क्या होता है। मैंने एक बात की आपसे कि गूगल पे जब भी लिखोगे ना कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, तो बेसिकली इन कुछ इस तरह की इमेजेस आपके सामने आती हैं। इन इमेजेस को रीड कैसे किया जाता है, मिसाल के तौर पे सबसे पहले क्या है, आपके पास इनपुट इमेज है, उसका साइज ये गिवन होगा, लेट से हमारे केस में 28 बाई 28, यानी 28 उसकी विड्थ है, 28 उसका जो है लेंथ है। आगे ये बात लिखी हुई है कि 64 एट द रेट 26 मल्टीप्लाई बाय 26, और नीचे दिया हुआ कर्नल। इसका क्या मतलब है कि ये पहली जो लेयर है ये आपकी कॉन्वोल्यूशनल लेयर है 1, ठीक है। और उसमें 64 कर्नल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ 64 कर्नल्स हैं, और साइज रिड्यूस होके 26 बाय 26 का हो गया, और कर्नल का साइज ये था। कैसे हो गया, ये फार्मूले मैंने पढ़ाए हैं आपको, फार्मूला लगाते हैं। पहला क्या है हमारे पास, आई हमारे पास क्या है 28 माइनस के क्या है 3 प्लस 1, क्या आता है आंसर, तो ये सही लिखा हुआ है ना उसने, ठीक है। अब अगली लेयर उसने बताई हुई कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, 64 कर्नल्स है, 13 बाय 13 हो गई है, और मैक्स पूल किया हुआ है 2 बाय 2 से, यानी सैंपल रिड्यूस हो रहे हैं। फार्मूला लगाओ, पूलिंग का क्या फार्मूला है हमारे पास, ये वाला फार्मूला है, नहीं कौन सा वाला है, हाफ करते हैं। अच्छा, पूलिंग क्या होता है, यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा नहीं है। पूलिंग बेसिकली क्या होती है, जो गिवन इमेज होती है उसका हाफ होता है, ठीक है। तो हाफ कैसे करेंगे, लेट से हमारे पास 26 है, तो 26 का हाफ क्या होगा 13, तो ये बेसिकली उसने 13 बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ। और ये लेयर कौन सी है, मैक्स पूलिंग 1, ठीक है। अब आगे चलो, अब क्या हुआ है, 64 कर्नल्स हैं, साइज रिड्यूस हो गया 11 हो गया, और कर्नल गिवन है 3 बाय 3 का, दोबारा कॉन्वोल्यूशन हुई हुई है, कॉन्वोल्यूशन लेयर 2। तो दोबारा फार्मूला लगा दो, ये वाला आपके पास क्या है 13 माइनस 3 प्लस 1, क्या आंसर आता है आपके पास 11 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी लेयर हो गई, कॉन्वोल्यूशनल लेयर 2। आगे चलते हैं, 64 कर्नल्स हैं, 5 बाय 5 का साइज हो गया, मैक्स पूल 2 बाय 2 यूज किया हुआ है। तो लेट से हमारे पास 11 है, 11 बाय 2 क्या आता है हमारे पास 5 पॉइंट समथिंग आता है, और हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाती है, तो एग्जैक्टली 5 ही बनेगी आपके पास। तो ये आपके पास 5 बाय 5 का साइज आ गया, ये रीड कर पा रहे हो आप, ठीक है। और ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये हम फार्मूलाज की मदद से इसको यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे क्या है, आगे फ्लैटन लेयर है। फ्लैटन लेयर किस तरह बनाई उसने, 1600 इनपुट्स किस तरह बनी, 64 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5, कैलकुलेटर में करो, आपके पास आंसर आएगा 1600, ठीक है। तो 1600 की एक फ्लैटन लेयर तैयार हो गई आपके पास एज अ इनपुट। अब आगे चलो, ये हमने खुद देनी होती है, अपने मर्जी से डिसाइड करते हैं, मैंने बताया था 2 पावर की फॉर्म में। अब देखो 1600 है, 1600 है, अब यानी आप 1024 भी रख सकते हो, 512 भी रख सकते हो, न्यूरल नेटवर्क की जो हिडन लेयर है। और या फिर ज़्यादा अगर आपके पास सिस्टम अच्छा नहीं है तो 128 रख लो, ठीक है। मिनिमम ऑप्टिमम वैल्यू है 128, आपने सेट कर ली। और ऑब्वियसली फाइनल लेयर जो है वो तो 9 की, या सॉरी कितने की होगी आपके पास, 10 की होगी। क्यों, क्योंकि 0 से 9 तक हमारे पास क्लासेस हैं, यानी टोटल 10 क्लासेस हैं। तो आखिरी लेयर जो है वो तो अंडरस्टूड है अकॉर्डिंग टू लेवल,
तो ये बेसिकली इस तरह से जो है एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की डायग्राम को रीड किया जाता है, ठीक है। और एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कैसे मूव हुआ वो फार्मूलाज लगा के आप चेक कर सकते हो कैसे वो ट्रांजिशन ले रहा है, ठीक है। समझ आया ये पूरी इमेज कैसे बनती है। और इनपुट इमेज को ऐसे बनाते हैं हमेशा कॉन्वोल्यूशन लेयर, ये मल्टीपल जो है ना हमारे पास कर्नल्स हैं उनको स्टैक किया जाता है, और ये आगे साइज रिड्यूस हो गया, फिर दोबारा कॉन्वोल्यूशन हुई, फिर दोबारा साइज रिड्यूस हो गया, और ये आपके पास फ्लैटन, और आगे आपके पास एनएन की क्लासिफिकेशन हो रही है, ठीक हो गया। अब करते हैं कोडिंग स्टार्ट। आज एक हमारे पास नया डाटा सेट है, उस डाटा सेट का नाम है साइफर 10, ठीक है। साइफर 10 यानी 10 से मुराद ये है कि इस डाटा सेट में हमारे पास टोटल 10 क्लासेस हैं, ठीक है। ये एक आपके पास कलर्ड इमेजेस का डाटा सेट है। हर इमेज जो है आपके पास 32 बाय 32 उसका साइज है, ठीक हो गया। डाटा सेट के अंदर क्या है, टोटल हमारे पास 60,000 इमेजेस हैं, ठीक है। ये 6,000 नहीं, बेसिकली 60,000 इमेजेस हैं। हर इमेज बेसिकली आपके पास 32 बाय 32 की है, और 10 आपके पास क्लासेस हैं। क्लासेस कौन कौन सी हैं? पहली क्लास है एयरप्लेन, यानी उसमें सारी एयरप्लेन की पिक्चर्स हैं। ऑटोमोबाइल यानी जितनी भी आपके पास गाड़ियां, ये सारी चीजें आती हैं। बर्ड्स, कैट, डियर, डॉग, फ्रॉड, हॉर्स हो गया, शिप और ट्रक, ठीक है। ये टोटल 10 क्लासेस हैं। यानी अगर हम 60,000 को डिवाइड करें तो हमारे पास हर क्लास में तकरीबन 6,000 इमेजेस यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। और ट्रेनिंग और टेस्टिंग की बात करें तो 50,000 जो है वो ट्रेनिंग डाटा है, और 10,000 का जो है वो टेस्टिंग का डाटा है, ठीक हो गया। डाटा समझ आया डाटा सेट है क्या? साइफर 10। एक और डाटा सेट है साइफर 100, वो आप लोग खुद करोगे, ठीक है, एज अ टास्क, लेकिन आज नहीं, वो हम बाद में देखेंगे। साइफर 100 इमेजेस सारी सेम है, क्लासेस ज्यादा है, यानी साइफर 100 का मतलब है 100 क्लासेस हैं आपके पास, ठीक है। सेम डाटा सेट है, एक ही बंदे ने बनाया था, इसी इमेजेस में से उसने क्लासेस 100 कर दी हैं, तो उसको बाद में देखेंगे किस तरह से करना है। तो फिलहाल आज हमारे पास है साइफर 10 का। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, डाटा सेट बहुत पुराना है, पब्लिक है। अच्छा, पब्लिक और प्राइवेट डाटा सेट का कॉन्सेप्ट पता है? पब्लिक वो होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं किसी लाइब्रेरी के अंदर, जैसे ये लाइब्रेरी टेंसरफ्लो है, टेंसरफ्लो के अंदर बिल्ट इन डाटा सेट है। मशीन लर्निंग में ब्रेस्ट कैंसर का डाटा बिल्ट इन था, आयरिस का डाटा बिल्ट इन था, तो ये पब्लिक है। पब्लिक डाटा सेट वो होते हैं जिनको इस्तेमाल करके हमने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग को सीखना है, ठीक है। एक होता है प्राइवेट डाटा सेट। प्राइवेट डाटा सेट वो होता है जो कि मैं मशीन लर्निंग में आपको CSV फाइल दिया करता था, वो होती थी प्राइवेट डाटा सेट। या इस केस में अभी तक हमने कोई किया नहीं है, कल इंशाल्लाह हम एक डाटा सेट करेंगे जो कि प्राइवेट होगा, ठीक है। एक फोल्डर होगा प्रॉपर, उस फोल्डर में इमेजेस होंगी अलग अलग साइजेस की, ठीक है। तो वो कैट और डॉग की हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन प्राइवेट डाटा सेट, ठीक है, ताकि उसको रीड कैसे करना है, सिस्टम में लेके कैसे आना है, साइज को रिड्यूस कैसे करना है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम कल करेंगे इंशाल्लाह प्राइवेट पे, आज हम इस पे काम करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ऑब्वियसली लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट कर ली है, जो अननेसेसरी है उनको करने की जरूरत नहीं है। नंपाई कर ली, टेंसरफ्लो कर ली, टेंसरफ्लो में केरास को इंपोर्ट कर लिया, मैटप्लॉटलिब कर ली, काफी है, ठीक है। उसके बाद डाटा सेट को हमने लोड करना है। एक हमने बनाया वेरिएबल, केरास के अंदर पड़ा हुआ ये डाटा सेट, और नाम है .साइफर10, बना लिया वेरिएबल। उसके बाद ट्रेन टेस्ट ट्रेन लेबल करने के बाद आप क्या करोगे, इज इक्वल टू साइफर.लोड डाटा। जैसे ही ये कमांड रन करोगे, थोड़ा सा इंटरनेट चाहिए होगा आपको ताकि ये सारा डाटा नेट से डाउनलोड कर ले, ठीक हो गया। ऑलमोस्ट 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में हो जाएगा ये, बाकी डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। अच्छा, क्योंकि 60,000 इमेजेस हैं 32 बाय 32 की, तो ये काम हो गया। अगला है कि थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो हम चेक कर लेंगे शेप क्या है। शेप आपके पास आ रही है ट्रेन की 50,000, 32 बाय 32 और आगे 3 का क्या मतलब है? 3 चैनल। कौन से 3 चैनल? RGB यानी कलर्ड है। अगर 1 होता तो ग्रे स्केल, जैसे कि वो एमनेस्ट या फैशन एमनेस्ट। टेस्ट इमेजेस में हमारे पास 10,000 इमेजेस हैं, 32 बाय 32, ऑब्वियसली 3 का ही होगा क्योंकि ये भी कलर्ड ही है। अब क्या करते हैं, एक इमेज को ना प्लॉट करके दिखाते हैं कि कैसी है, दिखती कैसी है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी ट्रेन इमेजेस का एक आगे इंडेक्स दे देते हैं। अब मैंने 4 लिया, आप 3, 2 कोई सा भी दे सकते हो। उसको एक बनाया वेरिएबल, उस वेरिएबल को मैटप्लॉटलिब के जरिए IM शो करवा दिया, और शो करने के बाद जो ये 4 नंबर पे ना एक कार थी, ठीक है। तो ये कार, अच्छा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डाटा सेट जो है ना बहुत पुराना है, 1990s में ये डाटा सेट बनाया था किसी ने। और इसमें पुरानी गाड़ियां जो होती थी ना, जैसे अगर हम ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं, इसमें एक आपके पास कैटेगरी है ऑटोमोबाइल।
तो इसमें आज की दौर की बुगाटी आपने नहीं चेक करनी प्रिडिक्शन के तौर पे कि ये बताए कि ये कैसी दिखती है, या आज के दौर की जो प्राडो है वो नहीं देखनी है आपने, क्योंकि ये पुराने दौर की इमेजेस हैं और उस दौर में जो गाड़ियां जिस शेप की हुआ करती थी तो उन्हीं को प्रिडिक्ट करेगा। अगर आज के दौर की प्राडो दे दोगे उसको तो बोलेगा ये तो कुछ और है, वो कह देगा ट्रक है। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। डाटा सेट सन 1990s में बना था ये, तो उन चीज़ों का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। आज के दौर में हो सकता है कोई नया ब्रीड आ रही है डॉग की, जैसे जर्मन शेफर्ड बाद में आई है, तो जर्मन शेफर्ड को आप दोगे तो हो सकता है वो कुछ और ही इसको दिखा दे। तो ब्रीड का भी ज़रा ख्याल रखना है। जो आपके पास ब्रीड से क्या मुराद है, यानी यहाँ पे जो आपका लिविंग थिंग्स हैं उनकी ब्रीड की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक प्लॉट आई है। ठीक है, अगला स्टेप नॉर्मलाइजेशन कर दी हमने। 255 एक ऑप्टिमम वैल्यू होती है उसकी इमेजेस की, कर दिया डिवाइड। ये हम काम पहले भी कर चुके। अब मॉडल बनाना है। मॉडल में सिंपल वही रूल है जो हमने पहले फॉलो किए हैं कि पहला हमारे पास सीक्वेंशियल होता है, लेयर इनपुट साइज 32 आगे 3 मतलब कलर्ड है, ये सिंपल नहीं है आपके पास। और पहली लेयर क्या होगी, कॉन्वोल्यूशनल लेयर 1। 32 का कर्नल दिया मैंने, टोटल नंबर ऑफ कर्नल दे दिया हमने 32। कर्नल का साइज 3x3। स्ट्राइड 1,1 बाय डिफॉल्ट भी 1,1 है, 2,2 की दे सकते हो, लेकिन मैंने समझाने के लिए बताया कि स्ट्राइड यहाँ 1/1 की है। ठीक है, पैडिंग सेम, कॉमा डाल के आगे एक और आर्गुमेंट पास किया है, पैडिंग सेम। पैडिंग के ना दो तरीके होते हैं, एक होता है वैलिड होता है, एक होता है सेम। सेम का मतलब पैडिंग कर दे, और कैसे करे सेम मतलब जितनी स्ट्राइड ली है 1/1 की उसी हिसाब से पैडिंग करे। ठीक है, और क्योंकि ये यहाँ पे बेसिकली जो सिंटैक्स है वो इसको फॉलो कर रहा होता है कि सेम का मतलब स्ट्राइड की जो वैल्यू थी वो सेम लेगा। अगर यहाँ वैलिड लिख दोगे तो वैलिड का मतलब ये होता है कि पैडिंग ना करें। ये दो ही इसके सिंटैक्स चलते हैं, सेम और वैलिड। लिखे ना तो फिर करेगा नहीं, तब भी सही है, फिर भी पैडिंग नहीं होगी। ठीक है, या तो वैलिड लिख दो, किसी को समझाना है कि यहाँ पैडिंग का पैरामीटर यानी आर्गुमेंट होता है, लेकिन वैलिड किया हुआ है आपने ताकि वो ना करे, या फिर लिखो ही मत। या फिर अगर लिखना है तो सेम कर दो, लेकिन उसके लिए फिर स्ट्राइड भी देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि स्ट्राइड डिफाइन नहीं किया आपने, लिख दिया पैडिंग इज इक्वल टू सेम, वो समझेगा ही नहीं कि किस बात की सेम पैडिंग करनी है हमने। एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो हमारा जो शहजादा है रेलू, उसको हमने लगा दिया। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा हमारा, पूलिंग का। सैंपल्स डाउन साइज करने हैं, मैक्स पूलिंग की है 2D पे 2x2 सिंपल जैसे लास्ट टाइम किया था। उसके बाद लेयर 1 है, मैं चाहता हूं यहां ड्रॉप आउट ना करूं क्योंकि पहली लेयर है। ठीक है, तो मैं आगे चलूंगा। मैंने कॉन्वोल्यूशनल लेयर 2 बनाई, 64 कर्नल का साइज रखा, 3x3 उसका वो हो गया मेन साइज। स्ट्राइड 1/1 की, पैडिंग यहाँ पे भी सेम कर दी। एक्टिवेशन रेलू आ गया आपके पास। अब क्या है, मैक्स पूलिंग दोबारा की 2x2 की। इसके बाद मैंने क्या किया, 30% के हिसाब से कुछ चीजें ड्रॉप आउट कर दी हैं। सेम आपके पास सिंटैक्स है keras.layers.dropout और 0.3% यानी 30% यहाँ पे सिस्टम को जो लगता है कि अननेसेसरी यहाँ पे पिक्सल निकाल लिया उसने, तो उसको ड्रॉप, ये वैल्यू ज़्यादा है, नॉर्मली 20% दी जाती है, लेकिन मैंने समझाने के लिए 0.3 लिखा हुआ है। आप 20% करना हो तो 0.2 लिख दिया करो, लेकिन कोशिश करो 50% से ज़्यादा ना यूज़ करो। ठीक है, तो ड्रॉप आउट लेयर आ गई। उसके बाद मजीद करने की जरूरत नहीं है, 2 कॉन्वोल्यूशन लेयर बना दिए काफ़ी हैं, नहीं तो हमारा सिस्टम हैंग हो जाएगा। और फ्लैटन यूज़ कर लिया हमने आगे, सिंपल। अब क्या कर दिया आपने, जो लेयर्स आ रही हैं उसको फ्लैटन किया। फ्लैटन में कोई आर्गुमेंट पास करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट कर देगा उसको। और अगला फिर डेंस लेयर 1। डेंस लेयर में 256 मिनिमम वैल्यू रख ली मैंने। एक्टिवेशन रेलू, अच्छा यहाँ पे लीकी रेलू भी यूज़ कर सकते हो। क्यों, क्योंकि हमारे पास कलर्ड इमेजेस हैं। मैंने जो आपको PDF फाइल दी है उस पर मैंने लीकी रेलू यूज़ किया है, लेकिन रेलू से भी हो जाएगा। हो सकता है एक्यूरेसी में कोई 2-3% का फर्क आए। तो यहाँ पे भी ड्रॉप आउट किया है कि यहाँ पे जो अननेसेसरी न्यूरॉन्स हैं आ गए हैं, उनको 30% के हिसाब से ड्रॉप कर दें। ठीक है, और जैसे अभी ड्रॉपिंग हुई है हमारी ग्रुप में, कुछ अचानक से ही जो है वो 5-6 लोग निकल गए थे, तो वो क्या थी, वो ड्रॉप आउट था। ठीक है, और अगली लेयर डेंस बनाई है हमने 128 की। एक्टिवेशन रेलू लगा दिया, लीकी रेलू भी यूज़ कर सकते हो। और अगली लेयर ड्रॉप आउट दोबारा किया हमने 30%। फाइनल लेयर हमारे पास 10% की थी, मतलब 10 न्यूरॉन्स थे हमारे। कौन से न्यूरॉन, ये वाले जो हमारी 10 क्लासेस हैं। और यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन 2 ही हमारे पास हैं, एक हमारे पास सिग्मॉइड है, एक सॉफ्ट मैक्स है, सॉफ्ट प्लस भी कर सकते हो। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, ये हमारी क्या हो गया, मॉडल तैयार हो गया। ठीक है, मॉडल के बाद कंपाइल करना है मॉडल को, यानी उसमें ऑप्टिमाइजर तो शुरू से एक ही चल रहे हैं हमारे, एडम, स्पार्स और फाइनल एक्यूरेसी हमने फाइंड करनी है। मॉडल को रिटर्न किया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया। समरी ले लो एक दफ़ा
ये जो समरी होती है ना, ये समरी बिल्कुल यही चीज़ें होती है सारी, कि लेयर 1 में इतने कर्नल @26/26, ये बिल्कुल समरी इससे मैच करती है। यानी अगर फर्ज करो आपको समरी दे दी जाए पेपर में, तो आप ये डायग्राम बना सकते हो, ऐसा ही है, ठीक है ना, बना लोगे ना। अगर मैं समरी दे दूं, ये समरी एक टेबल दे दूं, ठीक है, और इनपुट इमेज का साइज दे दूं, तो आप ये डायग्राम बना सकते हो। मतलब मैंने ये नहीं कहा कि आप मैंने 128 न्यूरॉन पूरे बनाने बैठ जाओ, जस्ट उसमें डॉट डाल के जैसे मैंने बनाया इस तरह से एक आपने उसका एक ओवरव्यू देना है तो आप दे सकते हो। समझ आया यहाँ तक? अगला स्टेप हमारे पास फिटिंग, यानी हमने मॉडल को ट्रेन करना है, पास कर दिया ट्रेन इमेजेस, ट्रेन लेबल्स, बैच साइज 128 का दिया मैंने। यानी पहले क्या होता था, अगर मैं बैच साइज ना दूं तो वो क्या करेगा, पूरा मॉडल अपने हिसाब से उसको ट्रेन करेगा। यानी फर्स्ट करो हमारे पास वो अपने हिसाब से बैच साइज उसको चूज कर लेगा और उस पूरे मॉडल को ट्रेन किया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 128 दे दिया है, तो अब नंबर ऑफ सैंपल्स थोड़े से कम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद डिफाइन कर दी ये चीज़। तो वो क्या करेगा, अप्रोच 1 पे कुछ सैंपल्स लेगा, फिर उसको शफल करेगा, क्योंकि मैंने शफल भी लिख दिया यहाँ पे ट्रू, फिर डाटा सेट को शफल करेगा, उसके बाद फिर दोबारा अप्रोच चलाएगा 128 के हिसाब से, और फिर दोबारा शफल करेगा। तो इस तरह से मॉडल की ट्रेनिंग ज़्यादा बेहतर हो सकती है। यानी हमने बैच साइज दिया 128 का, अप्रोच 25 दे दिए, और शफल हमने ट्रू कर दिया इसको, ठीक है। यार बैच साइज ना देखो, अगर हमारे पास किसी 2000 सैंपल्स हैं, यानी 2000 इमेजेस हैं, ठीक है, तो या फिर ये समझ लो कि अगर एक बॉक्स में हमारे पास 2000 टॉफीज हैं, ठीक है, तो बैच साइज क्या होगा हमारे पास के, लेट से अगर आइट्रेशन की बात की जाए तो इसकी 4 आइट्रेशन बन सकती हैं 500 की। जो 500 जो है ना, नंबर ऑफ आइट्रेशंस 500, दैट थिंग इज कॉल्ड बैच साइज, ठीक है। और इन सब का एक अप्रोच होगा, ठीक है, तो दोबारा अप्रोच चलाना है, दोबारा वो बैच साइज और सारी चीजें, ठीक हो गया। तो ये होता है बैच साइज। मॉडल को ट्रेन कर लिया, एक्यूरेसी लेट से यहाँ पे आती है 90%, ठीक है, लेट से, वो अब डिपेंड करता है आपके ऊपर क्या आती है। मेरी आई थी 83%, हालांकि क्योंकि ड्रॉप आउट शायद ज़्यादा कर दिया था, लेकिन मॉडल कुछ ऐसा था, तो कोशिश करने के बावजूद भी 83 मेरे पास जो है ना इसकी एक्यूरेसी आई है, और एवेल्युएट पे फिर मेरे पास 75 आई है। तो मैं ये काम यहाँ कर सकता था, तो मैंने नहीं किया तो इसमें, लेकिन ये काम मैं यहाँ करता तो मेरी ये वाली एक्यूरेसी जो होती है ना, जो मैं कह रहा था ना, कौन सी एक्यूरेसी यहाँ बेहतर होती है, ये वाली एक्यूरेसी बेहतर होती है, ठीक है। तो अगर ऑगमेंटेशन की जाए, ऑगमेंटेशन के हवाले से ना जो मैंने आपको पीडीएफ दी है ना, उसमें मैंने 2-3 कमांड्स लिखी हैं, तो कि अगर आपने जूमिंग करना है तो सिंटैक्स क्या होना चाहिए, अगर आपने फ्लिपिंग करनी है तो सिंटैक्स क्या होना चाहिए। ये पीडीएफ फाइल में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अवेलेबल मौजूद हैं, और यहाँ पे कुछ अगर मिस्टेक है तो वो भी आपको पीडीएफ फाइल में चीज़ें मौजूद हैं सारी। अच्छा, अब क्या करना है, अब मॉडल को सेव करने की बारी है, ठीक है। मॉडल को सेव करने का तरीका है सिंपल, मॉडल डॉट सेव, एक नाम देना है, और एक्सटेंशन जो होती है डॉट केरास की होती है, ठीक हो गया। और इसको लोड भी कर सकते हैं। लोड कैसे करते हैं, मॉडल आपके पास मॉडल केरास डॉट मॉडल्स डॉट लोड मॉडल और आगे नाम, तो अगर दोबारा लोड करना हो। अच्छा, अब यहाँ पे ना हमारा बेसिकली जो काम है वो खत्म होता है। अब अगला स्टेप हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने हमारी जो टेस्ट इमेजेस थी 10,000, उस पर हम प्रिडिक्शन ले सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, नेट से 4 इमेजेस डाउनलोड करो, उन पे प्रिडिक्शन लो। बात गलत है, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि डाटा सेट बहुत पुराना है, चीज़ें बहुत सारा चेंज हो गई हैं, लेकिन कुत्ता बिल्ली तो चेंज नहीं हुआ ना आपका। कैट एंड डॉग आज भी वैसे ही है, कुछ ब्रीड ज़रा डिफरेंट आ गई हैं, लेकिन वो भी सेम ही है। तो मैंने आपको 4 पिक्चर्स ग्रुप में सेंड किए हैं, ठीक है। वो पिक्चर्स इस डाटा सेट में से नहीं है, मैंने नेट से रैंडमली निकाली हैं और आपको सेंड कर दी हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक मॉडल बनाते हैं, एक प्रिडिक्शन का एक फंक्शन बना लेते हैं। कल जो हमने फंक्शन बनाया था वो डिफरेंट था, आज मैंने एक और मेथड समझाया आपको। अच्छा, फंक्शन बनाने के लिए अगर हमने एक्सटर्नल इमेज को रीड करवाना है तो उसके लिए कंप्यूटर विजन की एक लाइब्रेरी यूज होती है, इंपोर्ट CV2 एज CV, इसको इंपोर्ट कर लो, और अगर तो इंस्टॉल नहीं है तो पहले इंस्टॉल कर लो, ठीक है। उसके बाद मैंने एक लिस्ट बना दी कैटेगरी के नाम से। ये लिस्ट वही है जो सारे ये वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक लिस्ट मैंने बना दी है। उसके बाद एक मैंने UDF बनाया इमेज के नाम से, उसमें पाथ दे दिया, ठीक है। पहला क्या होगा, आई एम रीड में मैंने पाथ को असाइन कर दिया, और उसके बाद क्या करूंगा, मैं उसको रिसाइज करूंगा, क्योंकि हो सकता है नेट से जो पिक्चर डाउनलोड की है वो किस पिक्सल की है, फुल HD है, उसको 32x32 पे रिसाइज किया, उसकी फिर अरे बनाई, उसको फिर दोबारा रीशेप किया अकॉर्डिंग टू माय मॉडल, ठीक है, और फिर उसको रिटर्न करवा दिया अरे को। ये मेरा UDF कंप्लीट। ये सारे वो काम है जो हम पहले कर चुके हैं, कुछ ना कुछ नया नहीं है।
उसके बाद मैंने अपने मॉडल को लोड कर लिया, जो कि मैंने यहाँ पे सेव किया था। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, एक बनाना है वेरिएबल प्रेड के नाम से, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, उस इमेज का नाम देना है इस, और वो इमेज जो है वो आपकी मेन फाइल जो है फोल्डर में होना चाहिए, या फिर पाथ पूरा दो। ठीक है, इमेज, उस इमेज का नाम, मतलब जैसे कार डॉट जेपीजी है तो कार डॉट जेपीजी आपने सिंगल कॉमा में देना है। ठीक है, और उसके बाद ये जो कैटेगरी है इसके हिसाब से इसको प्रिंट करवा दो और प्रेड में आर्गनेस पास कर दो। तो वो क्या करेगा, चेक कर लेगा कि ये जो आपकी फाइल है इस कैटेगरी के हिसाब से किस में फॉल करती है। तो मैंने जो कार की इमेजेस दी उसको, तो उसने आंसर दिया ऑटोमोबाइल, और ऑटोमोबाइल यहाँ पे आपके पास एक कैटेगरी है, गलत भी आ सकती है, प्रेडिक्शन ऐसा नहीं है। तो 4 इमेजेस दी हैं, आप नेट से खुद से भी लेके कर सकते हो। तो आपके पास आज ग्रुप में क्या क्या अवेलेबल है, 2 PDF फाइल्स अवेलेबल है और 4 इमेजेस अवेलेबल है। एक मैंने HTML फाइल भी दी है, उसके अंदर ना ये पैडिंग का और पुलिंग की ना कुछ एनिमेशंस हैं, वो ज़रा देख लेना किस तरह से मूव कर रही हैं, और दैट्स इट।